नमस्कार। आज का एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं उन खबरों की जो अभी तक सुर्खियां बनी हुई हैं या वो खबरें जिन पर आज दिन भर सबका फोकस रहने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको आज का एजेंडा की सुर्खियां दिखाते हैं। G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक आज से खजुराहो में आयोजित। कल्चर फॉर लाइफ पर दिया जाएगा जोर। खजुराहो के विश्व धरोहर स्थलों का भी दौरा करेंगे G20 देशों के प्रतिनिधि। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। उद्धव ठाकरे को लगा एक और झटका। शिंदे गुट को मिला संसद भवन का शिवसेना दफ्तर। एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक। दिल्ली को आज मिल सकता है नया महापौर। उप महापौर और स्थायी समिति के भी होंगे चुनाव। पहले 3 बार टल चुका है चुनाव। और आइए सबसे पहले बात करते हैं G20 की बैठकों की। आज से 25 फरवरी तक खजुराहो में G20 संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक होने जा रही है। बैठक में G20 सदस्यों के 125 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस बैठक में संस्कृति से जुड़े 4 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और बहाली, सतत भविष्य के लिए जीवित विरासत का दोहन, सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों का प्रचार और रचनात्मक अर्थव्यवस्था और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ उठाना। बैठक के पहले दिन आज सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और बहाली पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें विदेशों से वापस लाई गई 25 मूर्तियां होंगी। आज सुबह सबसे पहले रन फॉर कल्चर का आयोजन किया गया। और आइए आपको सीधे खजुराहो लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव वहां पर मौजूद हैं। आदित्य, सवेरे आपसे बात हो रही थी, आपने बताया था कि एक तरफ खजुराहो महोत्सव चल रहा है, दूसरी तरफ ये महत्वपूर्ण बैठकों की वहां पर शुरुआत हो गई है। किस तरह से ये सब कुछ चल रहा है? पूरी छठा मुझे लगता है वहां की सब बदली बदली सी होगी। बिल्कुल बदली बदली सी है। भारत की अद्भुत कला संस्कृति जो है, समृद्ध कला संस्कृति जो है, तमाम नृत्य जो है वो यहाँ पर खजुराहो में एक अलग ही खुशबू बिखेर रहे हैं। और मेहमानों का आना दोपहर से शुरू हो जाएगा चंद्रशेखर। और ये वही खजुराहो है जहाँ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं और भारत की समृद्ध विरासत, भारत की समृद्ध मूर्ति कला की अगर बात की जाए उसके दीदार यहाँ पर होते हैं। और जब G20 देशों की संस्कृति की बात हो और वो खजुराहो में हो तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है। और वो संस्कृति की बात में 4 महत्वपूर्ण विषय चंद्रशेखर इसमें रखे गए हैं। एक तो यही कि किस तरीके से संरक्षण किया जाए सांस्कृतिक विरासत जो है उनका, संस्कृति का, किस तरीके से नई तकनीक के साथ, डिजिटलाइजेशन के साथ आगे बढ़ाया जाए और सांस्कृतिक क्षेत्र को और मजबूत किया जाए। और इसके अलावा कैसे संस्कृति को अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर किया जाए। ऐसे तमाम वो कई विषय हैं जिन पर अगले 2 दिन चर्चा होनी है। आज सुबह से अगर देखें तो आज पहला दिन है और खजुराहो की सड़कें एकदम सांस्कृतिक रंग में रंगी हुई हैं। रन फॉर कल्चर का आयोजन किया गया आज सुबह चंद्रशेखर, और जो स्थानीय बच्चे हैं खजुराहो के वो इसमें शामिल हुए और वो एक गर्व महसूस कर रहे थे कि G20 की एक वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है जो उनके शहर में हो रही है, हो सकता है वो बहुत कुछ ज्यादा नहीं जानते थे लेकिन उसके बावजूद भी वो ये भारत के गर्व को एक महसूस कर रहे थे, उनका चेहरा बता रहा था। कुल मिलाकर चंद्रशेखर देखा जाए तो आज सुबह है, शाम जैसे ही होगी और रंगारंग होगी। खजुराहो की इन गलियों की बात की जाए और रंगीन होंगी। बिल्कुल आदित्य, और इसके अलावा अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो जहां जहां पर G20 की बैठकें हो रही हैं पूरे देश में विभिन्न विषयों पर, वहां पर कोशिश ये की जा रही है कि जो भी डेलीगेट्स विदेशों से आ रहे हैं, G20 के जो प्रतिनिधि हैं, उनको भारत की संस्कृति दिखाई जाए, भारत की परंपराओं से उनको रूबरू कराया जाए। किस तरह से वहां पर तैयारियां की गई हैं इस सब को लेकर के?
देखिए पूरे खजुराहो के जो मंदिर हैं उनको सजाया गया है, संवारा गया है और उसके दीदार यहाँ पर करवाए जाएंगे। पूरे खजुराहो शहर की अगर बात की जाए, जगह जगह स्वागत की पोस्टर्स लगे हुए हैं, रंगोली बनाई गई हैं और भारत की कला संस्कृति जो है वो भी अलग अलग जगहों पर दर्शाने की कोशिश की जा रही है। तो लिहाजा खजुराहो तो पर्यटक घूमेंगे, जो मेहमान आ रहे हैं G20 देशों से वो तो घूमेंगे ही, यहाँ के जो मंदिर हैं उसको वो देखेंगे। इसके अलावा पन्ना टाइगर रिजर्व की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जंगल सफारी का मौका भी उन तमाम पर्यटकों को होगा। उद्देश्य चंद्रशेखर यही है कि जो G20 की 200 से ज़्यादा बैठकें पूरे देश भर में एक साल में होनी है, इसके जरिए भारत अपनी समृद्ध की विरासत जो है उसको दिखा सके, भारत अपने पर्यटन को दुनिया के सामने बता सके, G20 देशों के सामने बता सके। और प्रधानमंत्री ने तो कहा भी था, इसी मध्य प्रदेश की धरती पर कुछ दिनों पहले जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे तो उन्होंने कहा भी था कि G20 की बैठकें केवल औपचारिक बैठकें बन के ना रह जाएं, बल्कि जन भागीदारी का एक बहुत बड़ा मॉडल बन के निकले। और यही हम कह सकते हैं कि भारत के अलग अलग कोनों में जब इस तरह की बैठकें हो रही हैं तो वहाँ का खान पान, वहाँ की संस्कृति और खासकर मोटे अनाज को लेकर अगर बात की जाए चंद्रशेखर, हमारे देश में तो समृद्ध है हमारा देश मोटे अनाज को लेकर अगर देखें। और भारत की पहल पर ही 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया है। ऐसे में अलग अलग पकवान अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रीजन्स में बनते हैं हमारे यहाँ मोटे अनाज से, और वो बैठकें जब अलग अलग जगहों पर हो रही हैं तो वो उसके स्वादिष्ट पकवानों के स्वाद भी मेहमानों को परोसे जा रहे हैं। खजुराहो की बात की जाए, पूरा मिलेट कॉर्नर बनाया गया है, एक मिलेट मैन जो है देश भर में प्रख्यात है उनको आमंत्रित किया गया है, वो यहाँ आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लेकिन एक और बात चंद्रशेखर यहाँ आपको बताना चाहूंगा, आज एक प्रदर्शनी का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री करेंगे, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जो है वो करेंगे। वो प्रदर्शनी की खासियत यह है कि 25 ऐसी मूर्तियां हैं चंद्रशेखर जो विदेश से भारत वापस लौट आई हैं। उनको जब वापस भारत लाया गया तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था, जो भारत से ही गई हुई थी, वो लोगों के आकर्षण का केंद्र है। लोग जानना चाहते हैं उनके बारे में कि आखिर वो किस तरीके की मूर्तियां थी और क्यों उनको भारत से लेकर गया था और किस तरीके से भारत के प्रयासों से वो आखिर वापस आई हैं। कुल मिलाकर देखा जाए चंद्रशेखर तो बहुत महत्वपूर्ण ये पूरी बैठक है अगले 3 दिन खजुराहो में। आदित्य, प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में जो भारत की विदेश नीति है और भारत के दूसरे देशों के साथ संबंध इतने अच्छे हुए हैं कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि जो मूर्तियां हैं, जो एंटीक्स हैं भारत के, जो किसी कारणवश चाहे चोरी से या किसी अन्य कारणवश विदेशों में चले गए थे, वो वापस आए हैं। तो उनको तो डेलीगेट्स वहां पर देखेंगे ही, लेकिन वहां पर खजुराहो फेस्टिवल हो रहा है, उसका किस तरह से लुत्फ उठाएंगे? क्या कुछ व्यवस्था उनके लिए की गई है? खजुराहो की बात की जाए चंद्रशेखर, खजुराहो की तो नृत्य फेस्टिवल जो है, डांस फेस्टिवल बड़ा सुप्रसिद्ध फेस्टिवल है और इसको देखने के लिए देश से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से कई विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। ऐसे में ये एक संयोग कहें या इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है इस पूरी कल्चर वर्किंग ग्रुप को कि शाम को जैसे ही ये बैठक खत्म होगी, खजुराहो शहर की अगर बात की जाए तो बहुत समृद्ध है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। सड़कों से जब वो निकलेंगे तो वहाँ पे जहाँ पर भी वो होंगे उस संगीत की आवाज़ उनको सुनाई देगी। लेकिन जो मंदिर के प्रांगण के बाहर जहाँ पे खजुराहो नृत्य फेस्टिवल होता है वहाँ जब वो पहुँचेंगे तो भारत की समृद्ध कला देखने को मिलेगी। भारत के अलग अलग कोनों में जो नृत्य है वो देखने को मिलेंगे। कुचिपुड़ी की बात की जाए, भरतनाट्यम की बात की जाए, ऐसे तमाम अलग अलग राज्यों के जो अलग अलग पारंपरिक नृत्य हैं वो परफॉर्म किए जाएंगे कलाकारों के द्वारा। और सबसे बड़ा मंच ये होता है कलाकारों के लिए भी। खजुराहो नृत्य फेस्टिवल की अगर बात की जाए तो एक बहुत प्रसिद्ध मंच है, बहुत प्रतिष्ठित मंच है और भारत के जो तमाम प्रसिद्ध प्रतिष्ठित कलाकार हैं वो इसमें परफॉर्म करते हैं। लिहाजा एक ही जगह पर पूरे भारत की संस्कृति, पूरे भारत के नृत्य जो है वो तमाम G20 देशों से जो डेलीगेट्स यहाँ खजुराहो पहुंचे हैं उनको यहाँ देखने को मिलेंगे चंद्रशेखर। और शाम जैसे ही होगी वो बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक होने वाली है। और हम तो अंदाज़ा ही लगा रहे हैं कि जब मंदिरों के सामने भारतीय नृत्य प्रस्तुत हो रहे होंगे, जगमगाती लाइटें होंगी, उस वक्त डेलीगेट्स किस तरीके से भारत की ताकत को देखेंगे, भारत की संस्कृति की ताकत को देखेंगे, ये देखने वाली बात है। शुक्रिया आदित्य आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और इसके बाद हम अपनी अगली खबर की ओर चलेंगे जो सुप्रीम कोर्ट और महाराष्ट्र में जो कुछ राजनीति चल रही है उससे जुड़ी हुई है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा।
वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट की उस याचिका पर आज सुनवाई करेगा जिसमें चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है। चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना के तौर पर मान्यता दी है। साथ ही दिवंगत बालासाहेब ठाकरे द्वारा स्थापित अविभाजित शिवसेना का तीर कमान चुनाव चिन्ह भी उन्हें आवंटित करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच के सामने उद्धव ठाकरे गुट की ओर से एडवोकेट कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने दलील दी कि शिवसेना ऑफिस पर पहले ही कब्जा किया जा चुका है। अगर चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो शिंदे ग्रुप उनके बैंक अकाउंट को भी हासिल कर लेगा, इसलिए इस मामले को मंगलवार को ही सुना जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने शिंदे ग्रुप को असली शिवसेना मानते हुए उसे तीर कमान चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। इस फैसले को उद्धव ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने निष्पक्षता नहीं दिखाई। शिवसेना का नाम और निशान मिलने से उत्साहित शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दाखिल कर कहा था कि बिना उनका पक्ष सुने कोई एक तरफा आदेश ना दिया जाए। और इस सब के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह मिलने के बाद मुंबई में शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले कल मुंबई में हुई पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में शिवसेना प्रमुख के तौर पर शिंदे के नाम का ऐलान किया गया था। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में विधायक, सांसद और शिवसेना के अन्य नेता शामिल हुए थे। लोकसभा सचिवालय ने संसद भवन स्थित शिवसेना कार्यालय एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े को आवंटित कर दिया है। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता प्रदान कर दी थी। सदन में शिंदे धड़े के नेता राहुल शेवाले के पत्र के जवाब में लोकसभा सचिवालय ने कहा कि संसद भवन में शिवसेना ऑफिस को शिंदे गुट को आवंटित किया गया है। अब तक संसद भवन स्थित संबंधित कार्यालय का इस्तेमाल दोनों धड़े करते रहे हैं। हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। विकास, अगर चुनाव आयोग में जो उद्धव ठाकरे गुट है उसको वहां से झटका लगा है, उसके अलावा विभिन्न जो संवैधानिक संस्थान है, चाहे हम संसद भवन की बात करें या अन्य जगहों की बात करें, लगातार उनको झटके लग रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं, कल सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है अभी तक? चंद्रशेखर, आज सुप्रीम कोर्ट में 3:30 बजे इस मामले पर कोर्ट एक सुनवाई करेगा, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ है वो जो मुख्य मामला है अयोग्यता का मामला था, जिसमें शिवसेना के शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता को उठाया गया था याचिका में। और सुप्रीम कोर्ट फिलहाल ये देख रहा है कि स्पीकर के खिलाफ नोटिस पेंडिंग था, तो क्या इन विधायकों की अयोग्यता पर कोई कदम नहीं उठाया जा सकता था। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। संविधान पीठ जब आज इस मामले में दिन भर की सुनवाई कर लेगी तब 3:30 बजे ये जो नया मामला है चुनाव आयोग के आदेश से जुड़ा हुआ, उस पर चीफ जस्टिस सुनवाई करेंगे और फिर ये एक रूपरेखा तय होगी चंद्रशेखर आज की, कब सुप्रीम कोर्ट को इसकी आगे सुनवाई करनी चाहिए। क्या संविधान पीठ जब सुनवाई पूरी कर लेगी उसके बाद इस मामले को टेकअप करे सुप्रीम कोर्ट, या जिस तरह से अर्जेंसी दिखाई जा रही है उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कि पार्टी के संसाधन जो हैं, चाहे वो पार्टी कार्यालय हो मुंबई या अन्य जगहों पर या बैंक खाते हो पार्टी के, इन सब पर तुरंत कब्जा हो जाएगा शिंदे गुट का। ये आज कल ही कपिल सिब्बल ने मामला उठाया था सुप्रीम कोर्ट में कि वो चाहते हैं कि जल्दी सुनवाई हो। तो अब सुप्रीम कोर्ट को ये देखना है कि अर्जेंसी कितनी है, क्या संविधान पीठ से समानांतर इस मामले की सुनवाई करें या उस सुनवाई के बाद इस मामले पर आगे की कार्रवाई की जाए। जहां तक आयोग का आदेश है वो आप पहले बता चुके हैं कि क्योंकि चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम शिंदे गुट को आवंटित किया जा चुका है, इसीलिए सारी लड़ाई इस बात की है। ठाकरे गुट ये कह रहा है कि केवल विधायकों की संख्या के आधार पर चुनाव आयोग इस तरह से ये तय नहीं कर सकता कि पार्टी, मूल पार्टी कौन सी है। पार्टी एक बड़ा ऑर्गन है, और इस बड़े ऑर्गन में जो लेजिस्लेटिव पार्टी है या सदन के भीतर जो पार्टी है वो एक बहुत छोटी सी इकाई है। इसीलिए केवल उस इकाई के आधार पर चुनाव आयोग अगर ऐसा आदेश देता है तो उसकी वैधता पर यहाँ पर सवाल उठा रहा है ठाकरे गुट जो है शिवसेना का। तो आज सुप्रीम कोर्ट एक रूपरेखा तय कर सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं होगा कोर्ट के पास सुनवाई के लिए। अभी 3:30 बजे तक संविधान पीठ की सुनवाई होगी, उसके बाद आधे घंटे करीब करीब कोर्ट के पास समय होगा और यह तय करने के लिए कि कब इस मामले की आगे की सुनवाई की जाए।
विकास, अगर हम चुनाव आयोग की बात करें, चुनाव आयोग खुद में ही एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है और चुनाव आयोग की ओर से सभी पक्षों को सुनने के बाद ही ये फैसला दिया गया है। ऐसे में मेरिट के हिसाब से क्या कुछ लग रहा है? कितना पक्ष आपको, दोनों पक्षों की अगर हम बात करें, किसका पक्ष किस तरह से कितना पक्ष भारी लग रहा है? चंद्रशेखर, यहाँ पर बड़ा ही ये अपने आप में यूनिक मामला है, क्योंकि पार्टी में डिफेक्शन वगैरह होते रहे हैं और पार्टी दो गुटों में विभाजित भी होती रही है कि एक मूल गुट जो था वो रह गया और जो एमएलए डिफेक्ट करके गए थे उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली, लेकिन मूल पार्टी पर अधिकार जमाने का मामला बहुत कम आता है। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए एक नया मामला है, हम कहें इस तरह से। हालांकि इस तरह की लड़ाई हमने तमिलनाडु में भी देखी थी, जहां पर एआईएडीएमके में दो फाड़ हो गए थे और मूल पार्टी को लेकर के वहां भी एक लड़ाई चली लंबी। तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारी चीजें देखनी है। जैसे जो मुख्य दलील है ठाकरे गुट की, वो यही है कि लेजिस्लेटिव पार्टी जो है, विधानसभा के भीतर जो पार्टी की का अंग है, वो एक बहुत छोटा पार्ट है और इसीलिए जो पार्टी जो मूल पार्टी है उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो कि किसी भी सदन का भी हिस्सा नहीं होते हैं। उनको अनदेखा किया गया है चुनाव आयोग के आदेश में। हालांकि चुनाव आयोग ने अपने जो आदेश दिया है चंद्रशेखर, उसमें दो बातें और कही हैं कि शिवसेना का जो अपना संविधान है उसमें जो संशोधन किए गए थे उनको कभी चुनाव आयोग के पास भेजा नहीं गया, यानी चुनाव आयोग उसको अप्रूव नहीं करता है जो शिवसेना के आंतरिक संविधान में बदलाव किए गए थे। और वो बहुत ही अनडेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था शिवसेना का जो था, वो एक तरीके से लिगेसी पर आधारित। ठीक है विकास, बिल्कुल आपकी बात समझ गए। एक हम फ्लैश भी कर रहे हैं, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में मौसम ने मिजाज बदला है। बहुत संक्षेप में हमारे दर्शकों को थोड़ा बता पाएंगे मौसम किस तरह का बदला है, क्या कुछ हुआ है? आप क्योंकि दिल्ली में खड़े हैं। चंद्रशेखर, ये फरवरी के हमने मिड में या एंड में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर का जो गैप है, अंतराल है, वो जब ज्यादा बढ़ जाता है अंतर, तो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा कि कोहरे से भरे हुए कुछ दिन देखने को मिलेंगे। और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड नहीं है, जब सर्दियां जा रही होती हैं और किसी भी दिन ऐसा होता है कि मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाए, तो ये जो कंडेंसेशन जिसको हम बोलते हैं, जो ये नमी है वातावरण में, उसकी वजह से इस तरह के फॉग जैसी स्थिति रहती है। हालांकि विंड जैसे ही हवा चलनी शुरू होगी तो ये कोहरा जल्दी ही छट जाएगा। ये पूरा कोहरा इसीलिए आप देख पा रहे हैं अभी दिल्ली एनसीआर में कि हवा नहीं चल रही है और ये अंतर जो है मैक्सिमम मिनिमम का, वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। शुक्रिया विकास, इस जानकारी के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई जानकारी देने के लिए भी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार हम दिल्ली नगर निगम में मेयर के, उप मेयर और मेयर के चुनाव को लेकर के जो रसाकशी चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। दिल्ली नगर निगम के मेयर और उप मेयर का आज चुनाव होगा। हंगामे के कारण दिल्ली नगर निगम के सदन की 3 कार्यवाही बेनतीजा रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब मेयर चुनाव की तैयारी पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की याचिका पर सुनवाई के बाद आज चुनाव कराने का आदेश दिया था। कोर्ट ने सदन की आज होने वाली बैठक में ही मेयर का चुनाव कराए जाने का आदेश दिया है। साथ ही ये भी कहा था कि एमसीडी के लिए एलजी द्वारा नामित सदस्य महापौर के चुनाव के लिए मतदान नहीं कर सकते। मेयर चुनाव के लिए अब तक 6 जनवरी, 24 जनवरी और 6 फरवरी को सदन की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन तीनों बार सदन में हंगामे के कारण मेयर का चुनाव नहीं हो पाया। एमसीडी के 250 वार्डों के चुनाव 4 दिसंबर को हुए थे। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था और पार्टी ने 134 वार्डों में जीत हासिल की थी। भाजपा ने 104 वार्ड जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया था, जबकि कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। मेयर चुनाव के लिए शैली ओबेरॉय आप और रेखा गुप्ता भाजपा की प्रत्याशी हैं। गिरीश निशाना हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। गिरीश, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मेयर का चुनाव किया जाए और जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, जब जब मेयर चुनाव की तारीख आई है
कुछ न कुछ वहाँ पर इस तरह का हंगामा हो जाता है कि वो तारीख आगे बढ़ानी पड़ती है। आज के लिए क्या कुछ लग रहा है आपको? बिल्कुल चंद्रशेखर, आपने ठीक कहा, क्योंकि लगातार जिस तरह से दिल्ली के अंदर 2 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है दिल्ली नगर निगम चुनाव हुए और देखिए 6 जनवरी को पहली बैठक होती है जिसमें मेयर का चुनाव होना था, लेकिन वो भी भारी हंगामे की वजह से, मारपीट की वजह से स्थगित करनी पड़ी बैठक। उसके बाद 24 जनवरी को फिर से बैठक बुलाई जाती है, वो भी भारी हंगामे के चलते स्थगित करनी पड़ी और तीसरी बैठक 6 फरवरी को फिर से बुलाई गई और उम्मीद की जा रही थी कि उस दिन दिल्ली का मेयर जरूर चुन लिया जाएगा, लेकिन उस दिन भी भारी हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा और आज फिर से चौथी बार दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव के लिए ये बैठक बुलाई गई है। अभी 11 बजे से ये दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय के अंदर, सिविक सेंटर के अंदर ये मेयर का इलेक्शन होना है और मेयर का इलेक्शन जो होगा वो एक पीठासीन अधिकारी हैं सत्या शर्मा, वो कराएंगी और उसके बाद पहले मेयर का चुनाव होगा और मेयर का चुनाव होने के बाद जो दिल्ली का नया महापौर बनेगा उसकी अध्यक्षता के अंदर डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के 6 सदस्यों का भी चुनाव होना है। तो देखना होगा कि आज क्या कोई हंगामा रहता या नहीं रहता, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल आज उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली को नया मेयर जरूर मिल जाएगा। चंद्रशेखर, अगर दिल्ली के समीकरण की बात की जाए तो दिल्ली नगर निगम के अंदर 250 वार्ड हैं और 250 वार्डों के अंदर जो 134 वार्ड के ऊपर आम आदमी पार्टी जीत कर आई थी, जबकि भाजपा ने 104 सीटें जीती थी। इसके अलावा कांग्रेस को 9 सीटें और निर्दलीयों को 3 सीटें मिली थी और इसके अलावा जिन लोगों को वोटिंग का राइट इसके अंदर है, उसके अंदर 10 दिल्ली के सांसद भी हैं, जिनमें 7 जो निर्वाचित सांसद हैं भाजपा के सांसद हैं और इसके अलावा 3 राज्यसभा सांसद हैं जो आम आदमी पार्टी के हैं। इसके अलावा 14 विधायकों को भी इस मेयर के चुनाव के अंदर वोट डालने की अनुमति है, जिसमें से 13 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं जबकि 1 विधायक उसमें भाजपा का है। तो आज 274 करीब ये वोटिंग है और जिसमें से देखना होगा, क्योंकि पूरी जो वोटिंग का प्रक्रिया है पूरी तरह से गोपनीय रखी गई है। सामने बैलेट पेपर पे जाकर जो भी सदस्य हैं वो वोट डाल के आएंगे। पहले जनता ने अपने प्रतिनिधि चुना, अब प्रतिनिधि अपना नेता चुनने के लिए आज जा रहे हैं। तो देखना होगा कि आज दिल्ली का मेयर कौन बनता है, क्या दिल्ली का मेयर आम आदमी पार्टी से बनता है या दिल्ली का मेयर बीजेपी से बनता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से शैली ओबराय चुनावी मैदान में है जबकि भाजपा की तरफ से रेखा गुप्ता अपनी किस्मत आजमा रही हैं। गिरीश, आपसे जब पहले बात हो रही थी तो आपने ये बताया था कि वर्तमान में जो मेयर चुना जाएगा उसका कार्यकाल मुश्किल से 1-1.5 महीने का कार्यकाल उसका है, उसके बाद नया मेयर चुनना पड़ेगा और आप कुछ ऐसा भी अंदेशा जता रहे थे कि इसके पीछे जो ये राजनीति चल रही है मेयर चुनाव को टालने की, ये एक बड़ा कारण है। इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, अभी ये जो वर्तमान कार्यकाल है ये 31 मार्च तक चलेगा, यानी कि करीब 1.25 महीने से भी कम समय का जो भी मेयर बनता है वो मतलब कह सकते हैं कि 1 महीने का ही मेयर होगा। फिर से 1 अप्रैल से नई प्रक्रिया आरंभ होगी, फिर से दिल्ली के अंदर मेयर का चुनाव होगा, डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। तो अपने आप में ये बड़ी चीज़ है कि कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहेगा कि केवल 1 महीने के लिए उनका नेता बने। तो वो चाहते हैं कि नए सिरे से नई जिम्मेदारी के साथ 1 अप्रैल से फिर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। लेकिन ये अपने आप में काफी रोचक है क्योंकि केवल 1.25 महीने से कम का समय का ये मेयर कहलाएगा जो महिला सीट आरक्षित है इस बार। और उसके अंदर मेयर ये देखना होगा कि आज जो है लोग जो एमसीडी के पार्षद हैं वो किसको अपना नेता चुनते हैं। गिरीश, ये जो राजनीतिक रस्साकशी चल रही है इसका कितना नुकसान दिल्ली वालों को हो रहा है? देखिए, बिल्कुल जो रस्साकशी चल रही है राजनीतिक और उसका कहीं ना कहीं सीधा खामियाजा दिल्ली की जनता को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक दिल्ली की जो मेयर है वो नहीं चुना गया है, डिप्टी मेयर नहीं चुना गया है। इसके अलावा जो सबसे अहम पोस्ट होती हैं चंद्रशेखर, मैं आपको बता दूं, वो स्थायी समिति होती है। अभी स्थायी समिति के 6 सदस्यों का चुनाव होगा। इसमें से फिर स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन का चुनाव होगा, वाइस चेयरमैन का चुनाव होगा, जो डिसाइड करेगा कि दिल्ली के अंदर कौन सा कार्य होना है, कौन सी परियोजना बननी है, कहाँ पे कितना पैसा लगाया जाना है, बजट कितना कहाँ पर रहेगा। तो अहम भूमिका मेयर की नहीं रहने वाली दिल्ली के अंदर। नाम जरूर दिल्ली के अंदर मेयर का रह सकता है, लेकिन जो असली काम होगा वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का होगा। जो असली काम गिरीश होगा वो स्टैंडिंग कमेटी का होगा। अगर स्टैंडिंग कमेटी के लिए हम इक्वेशंस की बात करें तो क्या कुछ उसके लिए है? इक्वेशंस क्या कुछ हैं स्टैंडिंग कमेटी के लिए?
देखिए अभी 6 स्थायी समिति के सदस्यों का ये चुनाव हो रहा है। 6 में से एक व्यक्ति जो है वो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनेगा। दिल्ली के अंदर 12 जोन हैं, तो 12 जोन के अंदर जो हैं वो अगर उसके समीकरण की बात की जाए तो 12 जोन के अंदर 4 जोन ऐसे हैं, शाहदरा साउथ, शाहदरा नॉर्थ, केशवपुरम और नजफगढ़ जोन ये ऐसे हैं जहां पर पूरी तरह से भाजपा सत्ता में काबिज होगी, यानी कि 4 जोन उनके हाथ में पूरी तरह से हैं। इसके अलावा अन्य, क्योंकि अभी ये जो 10 नॉमिनेटेड हमारे जो चुने गए हैं, पार्षद चुने गए हैं, जिनको नामित किया गया है, मनोनीत किया गया है, जिन्हें एल्डरमैन के नाम से भी जाना जाता है, उनको वोटिंग का राइट होगा जोन के अंदर। तो जोन के अंदर भी ये कमेटियां बनेंगी और वहां से जो चुनकर लोग आएंगे, क्योंकि 4 तो तय है कि 4 वोटिंग कहीं ना कहीं भाजपा के फेवर में जा रही है, और अगर जो ये 10 नॉमिनेटेड पार्षद हैं ये कहां पर वोट देंगे ये देखने वाली बात होगी। अगर 4 से ज्यादा अगर ये 12 में से संख्या होती है तो कहीं ना कहीं भाजपा के फेवर में पूरा मतदान हो सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि दिल्ली के अंदर स्थायी समिति का जो चेयरमैन है वो भाजपा का बन सकता है। तो ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि भाजपा का स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बन रहा है। उसका सीधा सीधा असर ये है, क्योंकि समीकरण सीधा बोल रहे हैं कि इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया गिरीश निशाना। दिल्ली में जो राजनीति चल रही है उसकी गहराई में जाकर हमारे दर्शकों को उस राजनीति के कारणों को समझाने के लिए हम इस कार्यक्रम को तो यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन आपको छोड़ के जा रहे हैं हमारे सहयोगी चैनल डीडी नेशनल पर जो धारावाहिक चल रहे हैं उनमें क्या कुछ चल रहा है उसके साथ हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार, डीडी प्रीमियर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अपने इस खास सेगमेंट में आपके साथ बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले कुछ खास धारावाहिकों की, कुछ खास कार्यक्रमों की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच की। आज के इस धारावाहिक में आप देखेंगे कि सर्वेश चाचा को ये पता लग जाता है कि उनकी पत्नी कीर्ति के घर जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। और उधर कीर्ति के घर एक नया मेहमान रहने के लिए आता है। मेरे घर से निकलते ही तुम कीर्ति के घर क्यों जाती हो? मैं नहीं जाती। झूठ मत बोलो। वो मैं बताने ही वाली। कब? अरे त्यागी जी, हुआ क्या? आपने मेरी पूरी बनी बनाई चाल बिगाड़ दी। सारे मेरे जितने मोहरे चलाए थे सब खराब कर दिया आपने। आप ही ने कहा था ना कि सर्वेश से जाके बात करो ठेके के बारे में। अरे कीर्ति, इस वक्त तू यहाँ? अब हाँ मम्मा, वो घर पे कोई आ रहा है। सॉरी, मैंने बिना पूछे आपसे उसको बुला लिया। अरे इसमें सॉरी की क्या बात है? लोग आते जाते हैं मिलने जुलने। आते जाते नहीं मम्मा, हमारे घर में रहने आ रहा है। कौन है ये नया मेहमान? ये जानने के लिए देखिए कॉर्पोरेट सरपंच, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। और अब बात करते हैं लाल रेखा की। आज के इस धारावाहिक में आप देखेंगे कि सभी लोग हैरान रह जाते हैं जब लाल अपने पूरे परिवार के सामने अंजलि का अपहरण करके ले जाता है, और दूसरी तरफ योगेश अपनी बेटी को बचाने के लिए पुलिस फोर्स के साथ अंजलि को ढूंढने के लिए निकल जाता है। I'm surprised. आप सुपरिटेंडेंट होकर ऐसी बात कर रहे हैं। अभी तक उन्हें फॉलो हम उनके पैरों के निशान से कर रहे थे, लेकिन यहां से उनके पैरों के निशान अलग अलग हो गए। उसने अंजलि को अगवा किया, उसमें मेरा कोई दोष नहीं, उसकी गलती है, मां गलती है। मैंने तो उसको अच्छा खासा पढ़ाया दिखाया। मैं तो सोच रहा था कि वो बहुत बड़ा मकाम बनाएगा अपने लिए। अब क्या होगा आगे, ये जानने के लिए देखिए लाल रेखा, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। तो आप उठाइए इन खास धारावाहिकों का आनंद और हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।